नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पॉलिटिकल साइंस लर्निंग विद जितेंद्र। दोस्तों, इससे पहले हमने संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के बारे में मुख्य अंतर को जाना था और इसके साथ ही संघ सरकार का जो स्ट्रक्चर है, जो उसकी संरचना है, संघ सरकार में कौन कौन शामिल होता है, उन सब के बारे में जाना था। और इसके साथ ही हमने आर्टिकल 52 और 53 और 54 को डिस्कस किया था। आज दोस्तों हम आर्टिकल 58 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें राष्ट्रपति पद की योग्यताएं दी गई है। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 58 इसमें राष्ट्रपति पद की योग्यताएं दी गई है। ठीक है, और आर्टिकल 81 में 3 योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। कौन कौन सी है? भारत का नागरिक हो, दूसरा 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और तीसरा लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हूँ। ठीक है दोस्तों, पहले हम इन 3 शर्तों के बारे में बात करते हैं। 3 जो योग्यताएं दी गई है उनके बारे में बात करते हैं। भारत का नागरिक हो, यहाँ पर भारत का नागरिक हो, इस पर मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि कुछ किताबों में हमको पढ़ने को मिलता है कि भारत को नागरिक हो, इसकी जगह पर हमको पढ़ने को मिलता है मूल रूप से भारत का नागरिक हो, मूल रूप से भारत का नागरिक हो, या फिर केवल भारत का नागरिक हो। ऐसा भी हमको कुछ किताबों में पढ़ने को मिलता है। जिस किताब में भी ऐसा लिखा हुआ है मूल रूप से भारत का नागरिक हो या फिर केवल भारत का नागरिक हो, ये गलत है हमारे संविधान के अनुसार। संविधान में इस प्रकार का कोई शब्द नहीं लिखा हुआ है। संविधान में सिर्फ ये वाला शब्द लिखा हुआ है कि भारत का नागरिक हो, बस। ये लाइन लिखने वाला हमको ये कहना चाहता है कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है, राष्ट्रपति पद को धारण करना चाहता है, वो मूल रूप से भारत का नागरिक हो, अर्थात उसका जन्म भारत में हुआ हो। जबकि हमारा संविधान ऐसा कोई प्रावधान नहीं करता है। हमारे संविधान के अनुसार जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ना चाहता है वो व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए मतलब मूल रूप से भारत का नागरिक हो, चलेगा। कोई विदेशी है, भारत में आ गया है, भारत में रह रहा है, भारत की उसने नागरिकता ग्रहण कर ली है, उसका मूल स्थान, जन्म स्थान विदेश है, लेकिन वो भारत में आ गया है, भारत में उसने भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली है, तो वो भारत के राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है। ये शब्द अगर कहीं पर भी अपने को लिखा हुआ मिलता है तो ये गलत होगा। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। दोस्तों, यहाँ पर 35 वर्ष की आयु पूरी करना अनिवार्य है। अधिकतम आयु का कोई प्रावधान नहीं है। 100 वर्ष का व्यक्ति भी राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है। अधिकतम आयु का कोई प्रतिबंध नहीं है। न्यूनतम 35 वर्ष की योग्यता का होना अनिवार्य है कि वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। इसके अतिरिक्त लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लोकसभा का सदस्य, बस इतना ही पॉइंट हमारे संविधान में आर्टिकल 58 क्लोज 1 में लिखा हुआ है। कुछ किताबें ये भी लिखती है कि पागल नहीं हो, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, विकृत ना हो। तो दोस्तों, हमारे संविधान में इन शब्दों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
राष्ट्रपति पद की योग्यताओं के संबंध में हमारे संविधान में इस प्रकार की शब्दों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। राष्ट्रपति पद की योग्यता के संबंध में सिर्फ लोकसभा की सदस्यता या फिर ग्रहण करने योग्य हो या फिर लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वो व्यक्ति राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है। ये सब चीज़ें इसी लाइन में शामिल हो जाती है, इसलिए ये चीज़ें यहाँ पर नहीं लिखी जाती है, और अगर कहीं पर भी ये लिखा हुआ मिलता है तो ये गलत होगा। ठीक है दोस्तों। और आर्टिकल 50 एक योग्यता और है, वो आर्टिकल 58 क्लोज 2 में लिखी हुई है कि लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। अब यहाँ पर लाभ के पद से क्या अर्थ है, लाभ का पद किसे कहेंगे दोस्तों? वैसे हमारे संविधान में लाभ के पद को कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया स्पष्ट रूप से कि यह पद लाभ का माना जाएगा, यह पद लाभ का नहीं माना जाएगा, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जो सरकारी नौकरी करता है या फिर सरकारी पद धारण करता है, जिस पद से जिस व्यक्ति को किसी प्रकार की सरकारी तनख्वाह मिलती है, भौतिक सुख सुविधाएं मिलती है, वो पद लाभ का पद माना जाएगा। और इस लाभ के पद को समय समय पर निर्धारित करने की जिम्मेदारी हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधानिक संसद को दे रखी है कि संसद ही समय समय पर यह तय करे कि कौन सा लाभ का पद होगा, कौन सा लाभ का पद नहीं होगा। इसी के अनुसार हमारी संसद ने वर्तमान में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और संघ या राज्य सरकार के अधीन किसी मंत्री पद को लाभ का पद नहीं माना। मतलब जो व्यक्ति वर्तमान में राष्ट्रपति है, वो राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिए बगैर भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। जो व्यक्ति वर्तमान में उपराष्ट्रपति है, वो उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिए बगैर भी चुनाव लड़ सकता है राष्ट्रपति का। जो व्यक्ति राज्यपाल के पद पर है, वो राज्यपाल के पद पर रहते हुए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। उसको राज्यपाल पद से इस्तीफा देने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। संघ सरकार या राज्य सरकार के अधीन अगर कोई व्यक्ति कोई मंत्री पद धारण करता है तो उसको भी उसके मंत्री पद से इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं होगी। वो अपने मंत्री पद पर रहते हुए ही राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपको मुख्य रूप से इस बात को ध्यान में रखना है कि जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, उनमें आपको पता है कि उपराज्यपाल होते हैं, राज्यपाल ना होकर उपराज्यपाल होते हैं। अगर कोई व्यक्ति केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत उपराज्यपाल के पद पर कार्य कर रहा है तो उसको राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने से पूर्व इस पद से इस्तीफा देना होगा। यहाँ पर ये ध्यान रखने योग्य बात है। ठीक है दोस्तों, तो ये आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यता दी गई है। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और किसी लाभ के पद पर ना हो। ठीक है दोस्तों, और आगे ये सब जो योग्यता दी गई है, ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुसार अनिवार्य है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुकूल है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी हमारी संसद ने कुछ शर्तें राष्ट्रपति पद के लिए बनाई हुई है। क्या बनाई हुई है? संसद ने एक अधिनियम पारित किया हुआ है, राष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 और संशोधन किया इसमें 1997 को। ठीक है दोस्तों, अब इसमें संसद ने क्या प्रावधान किया है, उन सब योग्यताओं के अतिरिक्त वो सारी योग्यताएं हर व्यक्ति के अंदर होना अनिवार्य है। वो इसलिए बनाई गई है ताकि किसी भी लोकतांत्रिक देश में ये सब अनिवार्य होता है कि हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है, हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। इसलिए वो सामान्य सी योग्यता हमारे संविधान में शामिल की गई है। लेकिन इसी के अंतर्गत हमारी संसद ने राष्ट्रपति के लिए कुछ शर्तें बनाई है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के तहत और संशोधन किया है इसमें 1997 में। इसमें क्या प्रावधान है, जो व्यक्ति 1952 में यह था, जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ना चाहता है उसके साथ में 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक होनी चाहिए और साथ ही उसको 2500 रुपये की राशि आरबीआई में जमा करवाना होगा। ये 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक ये व्यक्ति राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है उसके सदस्य होंगे और ये अलग अलग होंगे। मतलब जिस व्यक्ति ने 10 प्रस्ताव का सुझाव रखा है राष्ट्रपति के सामने, जिन 10 लोगों ने ये कहा है कि हमारी ओर से ये राष्ट्रपति होंगे, तो वो अनुमोदक नहीं बन सकते, और जो अनुमोदक बन गया है वो प्रस्तावक नहीं बन सकता। कुल मिलाकर ये संख्या 20 की होनी चाहिए। 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक। और आरबीआई में आपको 1952 के अनुसार 2500 रुपये जमा करवाना होगा, जो वैध मतों का 1/6 मत प्राप्त नहीं करने पर यह राशि आरबीआई में जब्त हो जाएगी। लेकिन दोस्तों इसके बाद में हमारे संसद ने इस अधिनियम में थोड़ा संशोधन किया और संशोधन करने के बाद में अभी वर्तमान में ये नियम बना रखा है कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है उसके साथ में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना अनिवार्य है और साथ ही उसको 15,000 रुपये की राशि आरबीआई में जमा करवानी होगी। ये 50 प्रस्तावक वही है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे। कुल मिलाकर संख्या 100 होनी चाहिए। जो व्यक्ति प्रस्तावक बन गया है वो अनुमोदक नहीं बनेगा, जो अनुमोदक बन गया है वो प्रस्तावक नहीं बनेगा। यहाँ पर ये बात ध्यान में अपने को रखने की है। तो ये सारी योग्यताएं संसद ने निर्धारित की है। संविधान में तो वो योग्यता लिखी हुई है जो आपने पढ़ा आर्टिकल 58 में, लेकिन संसद ने एक अलग से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम बना करके ये सब जोड़ा हुआ है। जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ना चाहता है उनके पास में 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक होने चाहिए वर्तमान कंडीशन में। ये सब क्यों किया? क्योंकि राष्ट्रपति का पद एक बहुत ही गरिमा का पद होता है, बहुत ही सम्मानीय पद होता है और इस पद के चुनाव में अनावश्यक भीड़ ना लगे। जैसे हमारे यहाँ पर एमएलए का चुनाव होता है, सरपंच का चुनाव होता है, तो जिस व्यक्ति की 5 वोट प्राप्त करने की औकात नहीं है वो व्यक्ति भी चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है, उसका अधिकार है। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति का पद एक बहुत बड़ा सम्मानीय पद माना जाता है, उसके लिए यहाँ पर भीड़ इकट्ठी ना हो, कतार ना लगे चुनाव लड़ने वालों की, इसलिए संसद ने ये सब शर्तें इसमें लागू किए योग्यताओं के अतिरिक्त, ताकि अनावश्यक रूप से चुनाव लड़ने वाले लोगों को हतोत्साहित किया जा सके। ठीक है मित्रों, इसमें यह है। और मैंने आपको यह आर्टिकल 58 हो गया पूरा, आज इतना ही रहेगा इस क्लास में। और मैंने आपको पिछली क्लास में पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सामान्यतः राष्ट्रपति पद को कितनी बार सुशोभित किया है? राष्ट्रपति पद को कितनी बार सुशोभित किया है? अब जिन लोगों ने पूरा देखा होगा वीडियो, वो लोग अगर
कमेंट्स करना भी चाहिए होंगे तो कमेंट्स नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि मैं किसी कारण से उस वीडियो के नीचे का जो कमेंट बॉक्स होता है उसको बंद कर दिया था। तो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ उस क्वेश्चन का, और आप खुद अपने आप को जांचना कि हमारा आंसर सही है या गलत है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये 3 बार हमारे राष्ट्रपति बने हैं। 3 बार हमारे राष्ट्रपति बने हैं मित्रों। आप सामान्यतः किताबों में 2 बार ही पढ़ते हो, लेकिन ये 3 बार बने हैं। कब कब बने हैं देखो, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, तब आर्टिकल 380 के तहत, आर्टिकल 380 के तहत हमारी संविधान सभा, जो कि संसद के रूप में भी कार्य करती थी, जो कि संसद के रूप में भी कार्य करती थी, उस संसद ने हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित किया था। निर्विरोध चुने गए थे उस समय पर, और उस समय पर ये राष्ट्रपति रहे थे 26 जनवरी 1950 से लगाकर 13 मई 1952 तक। उसके बाद में ये चुनाव लड़े 1952 में और 1957 तक रहे। तो दूसरा कार्यकाल इनका यहाँ पर हो गया। तीसरे कार्यकाल की बात करें तो 1957 से लेकर 1962 तक ये रहे थे। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर ये 3 बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हमारे राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया है। ये अपने को ध्यान में रखने की बात है। पहली बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने थे 26 जनवरी 1950 को। आर्टिकल 380 के तहत हमारी संविधान सभा, जो संसद के रूप में कार्य कर रही थी, उन्होंने ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित किया था। और उसके बाद में फिर 1952 में चुनाव लड़कर के 1957 तक रहे, और इसके बाद में 1957 से लेकर 1962 तक रहे। इस प्रकार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 3 बार हमारे राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया है। अभी वर्तमान में बात करें तो हमारे संविधान के अंतर्गत इस अनुच्छेद 380 को समाप्त कर दिया गया है। यह अनुच्छेद 380 वर्तमान में हमारे संविधान में शामिल नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये था एक छोटा सा वीडियो। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। जो भी आपको दिक्कत हो समझने संबंधित उसके बारे में आप कमेंट्स कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए थैंक यू दोस्तों।